बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। नैब और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने चंद रोज़ कबल नैब पर इल्ज़ाम लगाया था कि नैब के खौफ की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है और नैब कवानीन में तरमीम करनी होंगी। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। कि जिस तरीके से अब कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें दो राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं, दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर। नैब ने अपने एक एलामिये में वजीर खजाना के बयान की सख्ती से तरदीद की थी और कहा था कि नैब के इस वक्त 1273 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में ज़ेर इस्तेमाल है। इन रेफरेंसेस की जो मालियत है तकरीबन 1300 अरब रुपए है। इनमें से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मुकदमा ना होने के बराबर है। तवातर के साथ नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसका मकसद नैब पर इल्जाम तराशी और ब्यूरोक्रेसी की हौसला शिकनी करना मकसूद है। ब्यूरोक्रेसी किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नैब ब्यूरोक्रेसी का एहतराम करता है, इनकी खदमात को कदर की निगाह से देखता है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ब्यूरोक्रेसी के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। नैब ने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी अगर आइन के मुताबिक काम करती है तो उसे नैब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यही नुक्ता कल जब हमने अपने प्रोग्राम में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से सवाल किया तो उन्होंने भी ये कहा कि वजीर खजाना के बजाय नैब का मौक़िफ़ थोड़ा सा उनका झुकाव उस तरफ नजर आया। लेट्स वॉच शहजाद अकबर। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको ये लगना शुरू हो गया कि जी नैब की वजह से आप काम नहीं कर सकते, और अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ पे रुकावट आ रही हो वहाँ पे हम नैब से बात भी कर सकते हैं कि अगर कोई नॉट ऑन स्पेसिफिक केसेस लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल की बात हो तो उस पर हो सकती है। मैं इस चीज़ से ज़्यादा एग्री नहीं करता कि बिल्कुल काम रुक जाता है। आप अगर ठीक काम कर रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मगर हुकूमत अब नैब कवानीन में तरमीम करने की तैयारियां कर रही है। इस बारे में आज सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने भी द न्यूज़ में लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी का कहना है कि शौकत तरीन ने दुरुस्त सूरत हाल की निशानदेही की है। सिविल सर्विस के जराये के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी नैब की कार्रवाइयों की वजह से गैर महफूज महसूस करती है। हत्ता कि ब्यूरोक्रेसी को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से रब्ता करना पड़ा और सेक्रेटरीज कमेटी ने भी मुतालबा किया है कि जो हरासा करने की पॉलिसी है वो बंद कर दी जाए। और ये मकबूल जान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आप खुद ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इसलिए हमने खास तौर पे ये सवाल करने के लिए आपको चुना है। ये वजीर खजाना की जानिब से पेश किया गया तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेसी नैब के डर से काम नहीं करती? वज़ीर ख़ज़ाना को अपने शीशे में उतार लिया ब्यूरोक्रेसी में, हमेशा ये उतारती है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिस वक्त पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में मुख्तलिफ लोगों को अदालतों में बुलाना शुरू किया था तो आपको याद होगा कि कम से कम 8 फेडरल सेक्रेटरीज और कुछ पंजाब के अफसर गुजरे, उन्होंने बाकायदा एक एफिडेविट्स जमा किए थे कि हमारा सारा वक्त जो है वो अदालत के अंदर गुजर जाता है, हम तो कुछ काम नहीं करने देते, हमें ये नहीं करने, हमारा मसाइल बन जाते हैं। 32 साल मैं इन लोगों के साथ रहा हूँ और सच्ची बात मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप कानून पे चल रहे हैं तो दुनिया का कोई भी महकमा आपको नहीं रोक सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। अभी आपने जो रिंग रोड का केस है उसमें तो नैब नहीं आई, आपने एंटी करप्शन उस पर एक्शन लिया है, आपके पास एफआई है, आपके पास एंटी करप्शन जो है 1950 से चला आ रहा है, वो आपको धमकाते थे, आपके अपने बंदे होते थे, आपने क्या क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, उसके साथ साथ 1400 बंदे आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाले, आप चूं करके बैठे रहे। उसके बाद उससे पहले 303 जो अयूब खान ने निकाले, आप क्यों करके बैठे, कैसे कैसे लोग उन्हें निकाल दिए थे। ठीक है, उसके बाद आगे जाके आपने जो प्ले विद किया, बुनियादी तौर पर मसला सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने अपने लिए कुछ रास्ते चुन लिए हुए हैं और उनको चाहते हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। वो जिस तरह का खेल खेलना चाहते हैं वो खेलते रहो, खेल रहे हैं भी। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा ऐसा अदारा है जो किसी शख्स को जो कानून पे चल रहा हो तो उस कानून पे चलने के उस बंदे को आके हथकड़ी लगा ले। 2 साल मेरे पीछे नैब मुशर्रफ ने डाला था, कुछ नहीं निकाल सके। बाल हमारे सफेद हो गए थे लेकिन ठीक है, आना जाना था, एम्बेरसमेंट थी, लेकिन मेरे अकेले की थोड़ी थी, 10,000 लोगों की और एम्बेरसमेंट हो रही थी। नैब का कवानीन गैर इंसानी बात मामला तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं है। वो किस किस को उठा कर लेके जाते हैं, वो डबल शाह को भी लेके जाते रहे, वो प्रॉपर्टी डीलर को भी लेके जाते रहे, वो पाकिस्तान सियासतदानों को भी लेके जाते रहे। वो ड्रैकोनियन लॉ बनाए गए थे, फौज ने खास तौर पर बनाए थे। काला वाला कमरा होता था, उस कमरे के अंदर पूरे का पूरा जो है वो अपना उन्होंने अपना रोशनदान बंद किए होते थे,
सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखते थे 90 दिन का। ये कानून गलत है, मैं मानता हूं गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नैब के केसेस के अंदर तो गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए किसी तौर पर भी, क्योंकि ये फाइनेंशियल करप्शन के केसेस हैं। आप तो किसी को मारपीट के आपको पिस्तौल थोड़ा बरामद करना होता है, आपने को उससे आला कत्ल थोड़ा बरामद करना होता है, आपने उसका उसकी चीजें देखनी। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके क्या बरामद करेंगे? चेकबुकें दे दो मुझे, ये ना अपने कागजात दे दो, वो तो जब बाहर होगा तो देगा ना। ये तो बेसिकली नैब के जो फाइनेंशियल क्राइम में तो गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए, एंश्योर करना चाहिए वो भागे नहीं, पाकिस्तान में रहे। लेकिन ये अपनी जगह है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का ये कहना कि सिर्फ नैब 14 एजेंसियां हैं जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर विजिलेंस रखती हैं, और नैब ज्यादा सख्त कवानीन है जिस तरह उनको उठा के ले। ये जो बात की है आप इसका मतलब है फिर मुत्तफिक हैं जो शहजाद अकबर साहब ने कही है, मगर उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा ये सोचें अचानक क्यों ये बात आई है, क्या वजह हो सकती है इस वक्त ये बात करने की? क्या ये वजह है कि नैब कानून में तरमीम करवाना चाहती है गवर्नमेंट? अचानक नहीं आई, मैं आपको बताया ना कि जिस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने और खलील हमदे साहब ने और एक दो और जजेस ने इनको बुलाना शुरू किया था, तो आप सोच नहीं सकते कि मैं नाम लेना चाहूँ तो आराम, बड़े बड़े नाम थे फेडरल सेक्रेटरी लेवल के, कि जिन्होंने कहा था कि हम अदालत के सामने पेश होते हैं, हमारी इज्जत नहीं जाती, हमारी रुसवाई होती है। उनको याद नहीं आता जब उनके दरवाजे के ऊपर साहिल खड़ा होता है और उसके साथ उसको धुतकारा जा रहा होता है, जब उनके दफ्तरों में उन्होंने कम से कम 40 साल तक लोगों का वो हजर किया है कि आदमी जो है वो साहिल होता है और उसका हाथ कांप रहे होते हैं। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के आम आदमी के साथ। सेक्रेटेरिएट एक खुला दफ्तर हुआ करता था, जिस दफ्तर को ऐसा ताले लगे, फिर ताले के बाद उसके बाद दरवाजे लगे, फिर बड़े बड़े गेट बने, फिर दहशतगर्दी के खौफ के अंदर सब कुछ बंद करके रख दिया गया। ये इंसानों को इंसान समझते नहीं रहे। आज आईजी का दफ्तर में आम आदमी जा सकता है, 6-6 महीने वो घूमता रहता है, लेकिन एक इनको अदालत ने बुलाया जाता था, बाकायदा चीखे थे कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। फिर नैब के बारे में भी यही उन्होंने कहा, हमें काम नहीं करने दिया जाता। ये बेसिकली एक ग्रुप बन चुका हुआ है जो समझता है कि हमें हमारा काम करने दिया जाए, जैसे हम चाहते हैं हम करें, हमें को पूछे नहीं। राइट ब्रिगेडियर हारिस नवाज, क्योंकि आप नैब की वर्किंग को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर आज प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि हम काम कर रहे हैं कि नैब के लॉज को तब्दील किया जाए। जब वो इंटरैक्टिव सेशन कर रहे थे पाकिस्तानी बिजनेसमैन से ताशकंद में, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात की, क्योंकि ज़ाहिर बिजनेस के हवाले से बात थी। उन्होंने कहा कि अननेसेसरी रेगुलेशंस वो ऑल्सो बीइंग डन अवे विद टू एनकरेज एंड प्रमोट द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सो ये तासुर हर तरफ यही लग रहा है कि गवर्नमेंट को भी अब एहसास है कि नैब के कवानीन में तरमीम करनी पड़ेगी। योर ओपिनियन ऑन दैट ब्रिगेडियर साहब? देखें, फरिया बात किया कि और मकबूल साहब ने बिल्कुल सही बात की, एंड आई सपोर्ट इट। बात यह है कि सबसे बड़ा जो जुल्म है इस मुल्क के अंदर वो कि आपकी ब्यूरोक्रेसी वो पॉलिटिकली डिवाइड हो चुकी हुई है, जो कि दे आर द सिविल सर्वेंट्स। और आज मकबूल साहब इस महकमे में रह चुके, ही अंडरस्टैंड हिज लॉयल्टी वुड ऑलवेज बी टू द स्टेट टू एंश्योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपकी एक हाफ ब्यूरोक्रेसी आपकी बन जाए PMLN के साथ, आप हाफ को लेवल कर दें पीपल पार्टी के साथ, आप कुछ जाके PTI के साथ हो जाए, तो व्हाट इज लेफ्ट? जो गवर्नमेंट आती है उस सेट ऑफ पीपल वो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ के बैठ जाते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। देन दे वॉयलेट द रूल्स रेगुलेशन में रह के अगर ब्यूरोक्रेट काम करता है तो व्हाई ही शुड बी वरीड? देयर शुड नो रीजन। कम अज कम लोग उससे डरते हैं। नंबर 2 बात यह है कि इसके साथ ये जो गिरफ्तारियां जनरली होती हैं, नैब को बनाया इसलिए गया था किसी तरीके से रिकवरी ऑफ मनी करें, पैसा रिकवर करें जो लूटा गया है। वो जो आप वॉलंटरी रिटर्न थी वो चौधरी इफ्तिखार ने सोचे समझे बगैर खत्म कर दी। वॉलंटरी रिटर्न में होता था, पकड़ते थे, आप उनको कहते थे ये, वो उनको प्रूफ दिखाते थे, दे वुड से गेट द मनी एंड लीव अस एंड वी विल कंटिन्यू वर्किंग। वो उन्होंने खत्म कर दिया। अब उसके बाद प्री बार्गेन में इसलिए पकड़ लेते हैं, चलो प्री बार्गेन शायद पैसा वापस आ जाए, दैट इज द रीजन इनको अरेस्ट किया जाता है। अदरवाइज नैब को भी अपनी कैपेसिटी इंप्रूव करने की जरूरत है कि दे नीड टू हैव अ गुड बेस्ट ऑफ लॉयर्स, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट पे रखें। एतजाज हसन अगर डिफेंस में है, उनके मुकाबले में अगर 1 लाख रुपए का जूनियर प्रोसिक्यूटर है नैब का, तो ही कैन नॉट स्टैंड। ये प्रॉब्लम है इनकी। और नैब के इनको अलाउ कर दे मेगा करप्शन केस में बिलियन रुपीज में, व्हाई डोंट यू हायर अ बेटर लॉयर प्रोसिक्यूटर्स के बोल, हम नहीं करते हैं। तो हमने ये चीजों को इम्प्रूव करें, इनके लिए इसको स्टैंड करें। बट ये कह देना कि इसको लॉ चाहिए, अगर विंग स्लिप कर देंगे तो इससे बेहतर लैब को खत्म कर दें। जब इतनी मेहनत की है, पैसा भी रिकवर कर रहे हैं, डर भी है। आज नैब ना हो तो फिर तो एंटी करप्शन और ये तो सब देर, ये तो प्रोविंशियल कंट्रोल में होते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो आई थिंक इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए।
आई टोटली अग्री विद मकबूल साहब कि जिस तरीके से नहीं बात खत्म करने की आपने भी बात की कि यहाँ पे खत्म कर दें, ये आइडिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म शायद खाकान अब्बासी का है। उन्होंने कई दफ़ा ये बात ऑन रिकॉर्ड की है कि अगर बुलाना है तो नैब को आपको खत्म करना पड़ेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और ये मकबूल जान साहब, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि द गवर्नमेंट इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्वालिटी सीईओज इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एज सच एक्सपर्ट्स मोस्टली रिमेन अनविलिंग ड्यू टू फियर ऑफ नैब। उन्होंने ये भी कहा है कि नैब लॉ जब तब्दील होगा तो फिर हमें क्वालिटी ब्यूरोक्रेट भी मिलेंगे और बिजनेस कम्युनिटी में भी बेहतर बिजनेस आएगा। सो अब ये नजर आ रहा है कि हुकूमत तो इस बात की तरफ ही जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं आप इन तरमीम के बाद? देखें, इमरान खान साहब बादशाह आदमी हैं। पहली बात ये बताएं मुझे कि जिस वक्त आप किसी बंदे को रिक्रूट करते हैं तो उसको देखते हैं कि उस बंदे की पब्लिक हैसियत और उसके साथ साथ उसकी क्वालिफिकेशन किस किस्म की है और आप उसको क्या ऑफर कर रहे हैं। आप इस वक्त जो सिविल सर्विस में एक लड़का आता है वो 15, 16, 17 हज़ार लोगों की कंपटीशन से निकल के एक सुपीरियर इम्तिहान दे के आता है, मेहनत करके आता है। आप उसके मुकाबले में एक प्राइवेट सेक्टर में आदमी जो जाता है उसकी और उसकी पे का स्ट्रक्चर देख लें। पे प्राइवेट सेक्टर में 3 से 4 लाख रुपए लेता है, यहाँ वो 1 लाख से भी कम पे आता है। ठीक, वहाँ उसको गाड़ी भी मिलती है, बाकी सारी चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ सरकारी तौर पे उसको गाड़ी जो है नहीं मिलती, वो अगर घर में इस्तेमाल करता है तो चोरी से इस्तेमाल करता है। 22 ग्रेड तक भी किसी शख्स को अपने घर में मुलाजिम रखने की कोई सरकारी हैसियत नहीं है। मेरे घर में नहीं था, आखिर वक्त तक नहीं था, ना चौकीदार था, मैं कुक को अपना अपनी पेमेंट करता था, मैं ड्राइवर घर का अपना पे करता था। वो कोई नहीं, वो सरकारी तौर पे चोरी करके रखे होते हैं। दफ्तर का पीएन वहाँ रखा होता है, दफ्तर का बंदा वहाँ खड़ा किया होता है। ठीक, ये गाड़ी में जब बच्चे जाते हैं वो उसको अलाउड नहीं होता। आप उसको 35, हम जब आए थे 900 रुपए पे आए थे, जबकि मुकाबले पे लोग आते थे 40-40, 50, 1-1 लाख रुपए के ऊपर। 1920 में जब डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज रखता था तो उसकी 2000 रुपये तनख्वाह होती थी, जबकि क्लर्क 11 रुपये मिलता था। पहली बात तो यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर्विस जो है, उसके अंदर आप उसको पे क्या कर रहे हैं। जब मुशर्रफ के जमाने में नैब और ये सारी सूरत शुरू हुई थी, 20% सिविल सर्वेंट छोड़ गए थे और इंटरनेशनल एजेंसीज में चले गए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे साथ तो ये बदमाशी हो रही है, धोखा हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। अब इमरान खान साहब ने एक और कानून ला के खड़ा कर दिया है कि 20 साल के बाद हम देखेंगे, 20 ग्रेड को हम आपको रिटायर कर देंगे। सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की एक बुनियादी खूबी ये होती थी कि यार रिटायर होंगे तो पेंशन ले लेंगे, बच्चे जिंदगी गुजार लेंगे और कुछ नहीं तो मैं किसी बच्चों के ऊपर दस्ते नगर नहीं होगा। वो इशरत हुसैन साहब ने, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान में नौकरी नहीं की, उनको उन्होंने एक्सपर्ट बनाया, उन्होंने ये एक तूफान खड़ा करके रख दिया। अब मुझे ये बताया कौन आएगा, किस बुनियाद पे आएगा जब उसको बाहर मार्केट में चीजें मिलती हों। और सबसे बड़ी बात है कंपेटिटिव में आते हैं लोग, इम्तिहान दे के आते हैं लोग, पाकिस्तान का अरक होते हैं। आप उसको उनको जहां लेके आते हो, अगर बाहर जाके कंपीट करें तो मसला, वो तो बेहतर पोस्ट ले और लिए भी उन्होंने एग्जाम्पल मौजूद है। फिर मुशर्रफ ने जाके किया था। नैब को तो बहाना बनाया गया इस वक्त कि ये नहीं हो रहा नैब। मसला सारा ये है कि चलो नैब बंद कर देते हैं आज। क्या एंटी करप्शन खत्म हो जाएगी? क्या एफआईए खत्म हो जाएगी? क्या ये ब्यूरोक्रेट अपने सबॉर्डिनेट की जिंदगियां खराब कर देते हैं, उसकी एसीआर खराब करते रहते हैं, उनको 4-4 साल सस्पेंड करते रहते हैं, उनको खुदे लाइन पोस्टिंगें देते रहते हैं, उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस निकालते हैं जिनको खबर नहीं। मैं मेंबर्स इंक्वायरी रहा हूं, ब्यूरोक्रेट्स ने सियासतदानों के कहने के ऊपर अपने सबॉर्डिनेट्स को इस तरह ज़लील और रुस्वा किया है कि मैं एक डॉक्टर का केस आकर पेश करूं कि उस शख्स को 6 साल पेंशन नहीं दी थी और उसके घर में खाने को पैसे नहीं थे और वह इतना ईमानदार आदमी था और इन लोगों ने उसको जलील किया था। ये खुद इस काबिल हैं कि अपने ऊपर तबाह बर्बादी का इतना बड़ा तूफान लागू कर सके, खुद अपने आप को तबाह करने काबिल है। ये बहाना बनाया जा रहा है, बंद कर दे। मैं कहता बंद कर देना है। बाकी अदारे कहां चले जाएंगे? बाकी अदारों को भी बंद कर दे, फिर एंटी करप्शन भी बंद कर दे। पाकिस्तान में साहब होना ही नहीं चाहिए, जिस तरह का जैसा कानून है वो चलाता रहे। वो बड़ी अहम सवाल आपने उठाए हैं। अगर ब्रिगेडियर साहब मैं इसमें इन सवालों का दूसरा रुख पेश कर दूं, और यह साहब ने तो कहा कि नैब बंद कर दें, तो ये भी बंद कर दें, लेकिन फर्ज करें नैब बंद हो जाए तो क्या इकॉनमी चल पड़ेगी? क्या हमें बेहतरीन सीईओज मिलना शुरू हो जाएंगे? क्या जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बेहतरीन काम करना शुरू कर देंगे? क्या ये सब इंश्योर हो जाएगा नैब के कवानीन में तरमीम से या नैब को बंद करने से? ब्रिगेडियर साहब
देखें, ये बहुत बड़ा एक गलती होगी और इसको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे याद है, मैं एटलीस्ट यंग एज में जब ब्यूरोक्रेट को देखता था, दे यूज्ड टू बी अबाउट एवरीथिंग, दे वुड रिफ्यूज द पॉलिटिशियंस, और खुदा न खास्ता एक आध अगर कोई रिश्वत लेता था तो हर एक सोसाइटी में उसको इग्नोर करता था, छुपता था उससे। He used to hide himself कि जी ये रिश्वत पैसे ये पैसा बनाया हुआ है। अब तो दिस इज टेकन एज अ नॉर्म कि जी इतना पैसा जो ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए देखिए, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को चलाने के लिए 3-4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 है कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, मीन्स आपके लीडर जो भी हैं दे शुड बी अबव ऑल। और फिर नंबर 2 इज मेरिट, कि मेरिट पे आप देख रहे हैं, जब मेरिट ही नहीं लाएंगे, आप जूनियर को लगा देंगे ला के और सीनियर को साइड पे कर देंगे क्योंकि वो उनकी मर्जी से काम नहीं करता, तो कैसे चलेगा। नंबर 3 होता है कि नो करप्शन, और अगर करप्शन हो तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए हैं चीज़ें जो हम नहीं करते हैं। अब जब आपके पॉलिटिशियन यकीन करें कि अगर आपके ये ब्यूरोक्रेट्स ऑनेस्ट हैं, रूल्स रेगुलेशन को लेके चलते हैं, एंड दे आर ट्रू सिविल सर्वेंट्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू लुक आफ्टर देम। वो बेचारे आप देखें डीसी और कितनी मराहत लेते हैं और कैसे वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें इंप्रूव करें, और ये जो एक जहन में आगे की ब्यूरोक्रेसी को तंग करे, क्यों भी करेगा। आगे आपने रूल रेगुलेशन चला रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किस बात का डर है। हाँ, जब आपको पॉलिटिशियन आप खुद लेकर आता है फिर उसकी मर्जी का काम करेंगे, देन यू आर वरीड। ये बेसिक प्रॉब्लम है जिसको हमने एड्रेस करना चाहिए। और ये जो ब्यूरोक्रेसी के रूल भी नए बन रहे हैं, ये मत सीख के क्या करने हैं। उसके अंदर एकदम मेरे ख्याल में ये जो और ये सब बात कर रहे हैं वो ये है कि 20 साल के बाद देखेंगे कि इसके पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा आर्मी के अंदर क्यों सिस्टम चलता है, एक चीज रिपोर्ट होती है, एक चीज, एंड लेफ्टिनेंट मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल में सारा पर रिकॉर्ड आ जाता है। कहाँ गलत किया, कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, क्या गलती की, कमांड फेलियर है, ही इज नॉट प्रमोटेड। यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि सारे तो सब प्रमोट होते जाते हैं। ठीक, हमारे फौज में अगर 100 मेजर्स कंसिडर होते हैं बनने के लिए तो 25 बनते हैं, बाकी सारे मेजर रिटायर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज स्नैक्स। तो ये हमें सिस्टम को देखना है कि हमने पैसे लेके सिस्टम ही की अगर बात करें, और ये साहब यहाँ पे बात हो रही है कि नैब रास्ता कर रहा है। इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। हमने देखा मरीम नवाज शरीफ को नैब ने नोटिस भेजा, उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनान के साथ नैब की तरफ रुख किया, पत्थर फेंके गए जहाँ से भी फेंके गए, जो भी हुआ दोबारा जहमत नहीं कर सका नैब उनको बुलाने की। मौलाना फजल रहमान को नोटिस भेजने की बात ही हुई थी तो उन्होंने धमकियाँ लगाना शुरू कर दी, उसके बाद भी नैब कुछ नहीं बोल सका। सो तहफ़्फ़ुज़ किसको चाहिए, नैब को चाहिए या उन लोगों को जिनको बुलाया जा रहा है? मेरा ख्याल अगर मैं नैब का चेयरमैन होता तो मैं शायद उस दिन नैब बंद कर देता, ताले लगा देता और कहता कि जिसने जो करना है कर ले इस मुल्क के अंदर। मसला पता है क्या है, मसला समझ है कि हम सारे कंप्रोमाइज, नैब का स्ट्रक्चर देख लें। आरिफ नवाज साहब जहाँ बैठे हुए हैं, गुज़श्ता 8-10 साल से नैब कैसे चला है। नैब में वो लोग हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म के पे पैकेजेस के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की सिफारिश से भर्ती किए गए। हमने एंटी करप्शन का इस इदारे का सत्यानाश किया है गुज़श्ता 8-10 साल के अंदर। इसहाक डार से लेके उससे पहले सब कुछ ऐसे चलता रहा है। इससे पहले जो नैब के चेयरमैन थे, कौन नहीं जानता उनके पूरे के पूरे अपना ब्यूरोक्रेसी के कैरियर को। हम बुनियादी तौर पर ना अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं ना कुछ और। वहाँ जाने का मकसद क्या है? वहाँ जाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा हीरो बन जाएंगे बाहर आके। अब जो FIA के अंदर तो नहीं है, नैब नहीं है ना। हमजा शहबाज शरीफ ने FIA के डायरेक्टर जो है वो डॉक्टर उसको कहा है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में किसी एक FIA के प्रोविंशियल डायरेक्टर को हमजा शहबाज ये कहे खड़े होके, और दुनिया सुन रही हो कि तुम आराम से बैठो, वक्त बदलता रहता है, हम तुम्हें देख लेंगे और मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उस मुल्क के वजीर आजम को रिजाइन कर देना चाहिए, इसलिए कि वजीर आजम कुछ नहीं होता। ये जो सड़क के ऊपर एक सिपाही खड़ा होता है ना, वो बताता है ये वजीर आजम जा रहा है, वो कहता है ये ब्रिगेडियर जा रहा है, वो बताता है कि ये जनाब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जा रहा है। उसको अगर थप्पड़ पड़ जाए तो यूं समझो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को थप्पड़ पड़ गया, यूं समझो कि वजीर आजम को थप्पड़ पड़ गया। अलामत वो होता है, वो जो डायरेक्टर खड़ा था उसको जो हमजा शहबाज ने कहा है, मैंने उस दिन प्रोग्राम किया। मैं कहा किसी भी मुल्क के एक छोटे से एहलकार को अगर इस मुल्क का एक सिटिंग MNA यूं कह के थ्रेट करके जाता है, उस मुल्क के वजीर आजम को रिजाइन कर देना चाहिए इस वक्त कि मैं या तो वो बंदा बिहाइंड द बार हो।
353 मैंने डॉक्टर फुका उस्मान को मैंने कहा कि अगर आप नायब चेयरमैन उस वक्त होते तो उस दिन आपको ताले लगा देते जिस दिन वो उनको महसूस हुआ कि वो कुछ नहीं कर सकते। और ये मकबूल जान साहब एंड ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नायब के हवाले से अभी डेवलपमेंट जारी है, इसके बारे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। ब्रेक लेते हैं और बहुत कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वी विल टॉक अबाउट इट विद सेनेटर शहीर रहमान आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तानी सियासत की तलखियां और लड़ाइयां आज़ाद कश्मीर तक जा पहुंची हैं। एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के बाद अब एक दूसरे पर हमलों तक नौबत जा पहुंची है। कल आज़ाद कश्मीर में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के काफिले पर हमला किया गया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि झेलम वैली में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के काफिले पर नामालूम नौजवानों ने पथराव किया और अंडे फेंके। जवाब में अली अमीन गंडापुर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। तहरीक इंसाफ ने इस हमले का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर लगाया है, जबकि नून लीग ने इसकी तरदीद की है। अली अमीन गंडापुर कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ को डाकू और जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कह चुके हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सख्त बरहम है। पाकिस्तानी सियासत की महाजराई कश्मीर इलेक्शन पर बुरे तरीके से छाई हुई है। सवाल यह है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो नेबरिक्स है, जो इंडियन एग्रेशन है, उसका रिफ्लेक्शन होने के बजाय ये आपस के मामलात क्यों आज़ाद कश्मीर में जाके लड़े जा रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ रहा है। पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस बुलवा ली है अफगानिस्तान पर। ये तमाम बातें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहीर रहमान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहिबा, पीपल्स पार्टी की जानिब से अली अमीन गंडापुर और की आज़ाद कश्मीर में तनकीद की जा रही है, शदीद तनकीद की जा रही है, लेकिन क्या सियासी मुखालिफिन पर तनकीद आज़ाद कश्मीर में इस लेवल पे जाकर होनी चाहिए थी कि यह मामला इस नहज तक पहुंचना चाहिए था? शहीर रहमान साहिबा। जी फरिया, पहले तो मैं आपको आपकी एक बात पर जरा सा मैं अफसोस से कहूंगी गलत बयानी आप कर रही हैं कि एक दूसरे पर नहीं हो रहा। ये जो गंडापुर साहब और पीटीआई के खास तौर से जहर अफशां बुज़रा हैं, वो अपनी एक खास ही गंदी जबान में बात करते हैं, नाजेबा, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी भी मैं कहती हूँ इनको। और ये सियासी माहौल को इस सतह तक आलूदा कर चुके हैं कि अब पीछे हटना मुश्किल होता है। जवाब भी दें तो इनको किस जबान में जवाब दिया जाए, और मतलब हम तो मजम्मत ही करते रह जाते हैं और फिर इनको और बुरा लगता है और मिर्चें लगती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये चाह क्या रहे हैं। ये बस सारे वक्त माहौल को कंटेनर सियासत में रखना चाहते हैं, और इसके अलावा मतलब इलेक्शन हमने बहुत लड़े हैं, कभी इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल हुई। खास तौर से शोहदा के बारे में, खास तौर से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने मतलब सबको पता है उनका क्या किरदार था। उन्होंने आपके मुल्क को 2 लख्ती के बाद उनका क्या किरदार था। उन्होंने 90,000 आपके फौजी मुश्किल तरीन हालात में रिपैट्रिएट किए हैं पाकिस्तान। उन्होंने एटमी कुव्वत बनाया पाकिस्तान को। जोहरी कुव्वत बनाने के लिए उनको हेनरी किसिंजर ने बिल्कुल वाज़ेह धमकी दी थी कि हम आपका बहुत ही बदतरीन आपका एग्जाम्पल, हॉरेबल एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें, और उन्होंने फिर भी कहा कि मैं ना बाहर के आमिर से कॉम्प्रोमाइज करूंगा, ना घर में किसी गैर मतलब इलिजिटिमेट आमिर से, ताले आजमा से मैं कभी बात भी नहीं करूंगा, छोड़ें कि माफी या मफामती सियासत करें। तो उन्होंने सारी जिंदगी मजामती सियासत की, और जब स्टेट्समैन बने तो स्टेट्समैन रहे। इस वक्त वो जिंदा होते तो सब मैं समझती हूँ मुत्तफिक हैं सारी जमहूरी कुव्वतें पाकिस्तान में और मुल्क से बाहर भी, कि वो मुस्लिम दुनिया को जिस तरह इकट्ठा करते थे अपनी जात की बुनियाद पर, और जिस तरह उन्होंने वो कोई नहीं कर पा, अब उस वक्त से कभी कोई नहीं कर पाया। और जिस तरह उन्होंने वडेरों की औताक से सियासत को महलों से निकाल के गरीब को एक जबान दी, एक शनाख्त दी, फैक्ट्री से लेके हारी तक, वर्कर्स मजदूर से लेके हारी तक, तो किसने ये किया? उन्होंने मुल्क को आईन दिया 1973 का, जिसपे सारे अभी भी मुत्तफिक रहे थे। आप मुझे बताएं उनकी जो मेहरबानियां और खिदमात है पाकिस्तान के लिए,
उस पर तो कोई ज़र्ब नहीं लगा सकता, लेकिन ये लोग खड़े होके कश्मीर के सबसे बड़े वकील को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी इस तरह के कामों में, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से वो जिस तरह आए कश्मीर के मसले पर, और दो टोक अल्फाज में हिंदुस्तान की आंखों में आंख डाल के बात की, यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने बिल्कुल तंबी कर दी कि हमसे इस तरह की बात ना करो, हम पेपर टाइगर्स नहीं हैं, तो माय कंट्री हार्कन्स फॉर मी। तो इससे बड़ा पाकिस्तानी नेशनलिस्ट आप बताएं कहाँ था? और फिर आप उस तरह की जबान, कोई इतनी आपकी, और खुद आप पर एफआईआर लगी हुई चीटिंग की, और मतलब इलेक्शन कमीशन ने आपको पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब करार दे दिया है, आपकी अपनी क्या वुसअत और साख है, और आप दूसरों पर, कदावर लीडरों पर आप इस तरह शाहीन इमान साहब, जो आपने बात यकीनन किरदार तारीख में मौजूद है, उन्होंने जो कश्मीर पे किया या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से जैसे कि आपने अभी उसका जिक्र किया, लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ ये है जो मुझे आपके सामने रखना है, क्योंकि पीटीआई यहाँ पर मौजूद नहीं है, कि प्राइम मिनिस्टर को बुज़दिल कहा बिलावल भुट्टो साहब ने, जिक्र करते हुए उस मामले का कि एक तरफ जब कश्मीर का तशख़्ख़ुस ख़त्म किया भारत ने, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि क्या मैं हमला कर दूँ, और साथ में उनको बुज़दिल का लक़ब दिया। क्या बिलावल भुट्टो को, प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए था? प्राइम मिनिस्टर लंबी तशरीह की है कि यहाँ उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जाके वहाँ इलेक्शन कैंपेन में, बीच कैंपेन में जाके अफसोसनाक अमल अख्तियार किया है, जाके जो इनकी सोच है उसकी अक्कासी करता है कि वो इदारों को कुछ नहीं समझते, वो जमहूरियत अपनी कोई लौंडी समझते हैं, और वो कहते हैं कि जी हम एक करोड़, गंडापुर ने जाके वहां बोला 1 करोड़ में दूंगा हर वोट के लिए। ये कोई जबान होती है इस्तेमाल करनी? आप किस इंस्टीट्यूशन को झंडा दिखा रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये इस तरह इलेक्शन लड़े जाते हैं कि जी आप इलेक्शन लॉज को ओपनली आप उनकी धज्जियां बिखेर रहे हैं, ओपनली आप प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम बस वहां डंके की चोट पे और जूते चल रहे हैं, अब जूते तो अब उन पर चल रहे हैं। इस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया। इससे आप बताएं कि मुल्क कैसे निकले? हम जवाब दें तो हम गंदे, नहीं जवाब दें तो लोग कहते हैं कि अच्छा आप लोग कोई मफाहमत में डर गए। ये बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल है। तो एक लेवल पर कोई ना कोई जवाब तो बनेगा, लोग तो आवाजें उठाएंगे, नारे कसेंगे और जूते कसेंगे। आप बताएं, जूते चलाना ये कोई अच्छी सियासत है कहीं की? ये कोई मुहज़्ज़ब तरीक़ेकार है जो हुकूमतों को जिसका सामना करना पड़े? ये हमने हमेशा कंडेम किया, मजम्मत की है इसको। शाही साहब, आपके ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के असर रसूख बढ़ रहा है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस सूरत हाल से निपटने के लिए? एक कॉन्फ्रेंस हमने बुला ली अफगानिस्तान पर, मगर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? देखिए, लाएअमल तो बनाने के लिए, तश्कील करने के लिए एक लंबी चौड़ी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई थी, जिसका इख्तिताम पजीर तो ठीक से हो नहीं सकी। कहा गया कि हम फिर से बात नशिस्त करेंगे और बातों को किसी कंक्लूसिव शक्ल, हतमी शक्ल अगर देना चाहें तो फिर दें। लगता है रेफ्यूजीज के हवाले से और वहाँ जो खाना जंगी का एक माहौल बढ़ता चला जा रहा है, खौफनाक और तवील खाना जंगी मुतवक्के है अफगानिस्तान में। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को एक मजबूत और मजबूत और अपनी सरजमीन की और अवाम की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पॉलिसी बनानी चाहिए। खतरात सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं है, पूरे खित्ते से बढ़ते चले जाएंगे। हिंदुस्तान भी एक स्पॉइलर बन के बैठ चुका है बल्कि। और आपके पास मुल्क में आप लीडर की कुर्सी खाली है। आप बताएं कि इन हालात में जब मुल्क को अशद जरूरत होती है लीडरशिप की, आपकी लीडरशिप की कुर्सी खाली रहती है और फिर वो गाली गलोच करते हैं, जाके जैसे मैदान जंग बना देते हैं सियासी अखाड़े को। तो बहुत ही मैं समझती हूँ नाजुक हसास मामला है। अमेरिका भी एक तरफ जिस तरह उन्होंने इनखला किया है तेजी से, वो भी मैं समझती हूँ सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक वहाँ सिक्योरिटी वैक्यूम वाज़ेह छोड़ दिया है। और जिस तेजी से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का वहाँ पे सरेंडर हो रहा है और वो अपने अभी तो प्रोविंसेस में वो जगह देते चले जा रहे हैं, इससे तो लगता है कि
बहुत जल्द तालिबान आगे बढ़ेंगे और हमें फिर करना पड़ेगा एक ऐसी हुकूमत का जिसने अस्करी हल इम्पोज किया है अफगानिस्तान में। मगर जो भी है, हमारा ये कहना होगा भी और कहना भी चाहिए कि आप देखिए वहाँ किसी से मशरूत ना हो जाए, किसी से मिल ना जाए, आप वहाँ न्यूट्रल रहें, आप जानिबदार ना हो जाएं। और जो आपका पुराना एक 2012 में हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ को अच्छी तरह से दफन किया उस पॉलिसी को, आप वहीं खड़े रहें और अफगानिस्तान में मेडल करने की कोशिश भी नहीं करें, क्योंकि ना हमारे पास इस वक्त वो वसाइल हैं, हम अपने मुल्क को बचाएं, अपनी आवाम को बचाएं। और वहां से मैंने सुना इत्तला में कुछ लोग कहते हैं कि 6 से 7 लाख रेफ्यूजीज का एक दबाव एकदम से पड़ेगा। हमारे पास इस वक्त कहाँ वसाइल हैं अब्जॉर्ब करने की, और फिर इंतहा पसंदी इसी तरह फैलती है। वहाँ इस वक्त बंदूक की जोर पर बहुत इस वक्त टेरिटरी जिसे कहते हैं गिर रही है। और बिल्कुल जो आपने जिक्र किया शहरमान साहिबा, इसी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें तालिबान मुसलसल इंग्रेस करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चमन सरहद पर कब्जा कर लिया है, अफगान हुकूमत का परचम गिराकर अपना परचम लहरा दिया है। सो ये जो तमाम हमने देखा अमेरिका जल्दी से निकल गया है और मामला जो ये हो रहे हैं, इसका असर डायरेक्ट खित्ते पे पड़ेगा, खित्ते के हालात का असर दुनिया पे पड़ेगा। क्या हालात हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए फरिया, बहुत ही मैं समझती हूँ मुश्किल और चैलेंजिंग हालात हैं। इसमें खतरा पाकिस्तान के लिए बहुत है, क्योंकि अफगानिस्तान की खाना जंगी की आड़ में भी बहुत कुछ हो सकता है। ये कहा जा सकता है भारत की तरफ से, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा कि इंडिया के इस वक्त क्या अज़ाइम हैं, उनको भी खतरात नजर आए, लेकिन वो भी इस तरह के जैसे केओस को इस्तेमाल करेंगे, क्राइसिस को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तालिबान इस वक्त हर एग्जिट पॉइंट पर खड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने झंडे लगा दिए और अफगानिस्तान के झंडे, रियासती झंडे हटा दिए। तो अगर उनके कंट्रोल में इतने बॉर्डर्स हैं, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, एंट्री पॉइंट्स आ गए हैं जो कश्मीर से टच करते हैं, चीन से टच करते हैं, बहुत कुछ ये क्रॉस रोड्स है, ये रास्ते हैं और बड़े हसास, और इनके हदफ में पाकिस्तान बीच में है। जियो स्ट्रेटेजिक ग्रेड गेम हो सकता है और इसमें भारत जो है वो इस्तेमाल कर सकता है कि इस खाना जंगी की आड़ में बहुत कुछ कर सकता है, चाहे वो कश्मीर हो पाकिस्तान का या दूसरे इलाकों में, आज़ाद कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, कहीं भी वो हो सकता है। पाकिस्तान को उनके जासूस पकड़े भी गए हैं। तो ये एक बहुत ही मैं समझती हूँ खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और जितना हम इसे जिसे कहते हैं ना नेगोशिएटेड, मज़ाकरात की मेज पर जितना सेटल कर सकें वो बेहतर है। और ईरान इस वक्त एक रोल प्ले कर रहा है वहाँ। अफगानी जो डेलीगेशन है और यानी हुकूमती डेलीगेशन और तालिबान की मज़ाकरात अमन पर जारी हैं, लेकिन जो भी अब मज़ाकरात होंगे, देखिए याद रखिएगा तालिबान ने एक विक्टर्स पीस फिर इम्पोज करेंगे ना, उनके पीछे आधा अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जो वो ले चुके हैं, और वो जब ताकत की जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो जो ताकत की स्पेस से नेगोशिएट करेंगे, वो फिर ताकत के मोर्चों से जब बात होती है तो बिल्कुल फर्क होती है। अगर 2012 में उन्होंने अमरीकनों ने मसलन हमारी बात सुन ली होती और तब तालिबान से मुज़ाकरात शुरू किए होते, तो उस वक्त अफगान हुकूमत भी बीच में आती, सब एक अफगान लेड और अफगान ओन्ड हल जो है वो फिर एक्चुअली हकीकी मानों में आई थिंक हमें नजर आ सकता था, शेप उसका बनता अब तक। और बजाय इसके कि जो खलीलजाद साहब एक कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव कागज पे बना के फिर रहे हैं कि बस ये हो रहा है, और जमीनी हकीकत बिल्कुल उससे बरक्स है, तो ऐसा नहीं होता। और अब जो सूरत हाल है वो हमें बावत करनी चाहिए कि ये गलतियां किसी और की हैं,
और उसका मलबा हम पर डाला जा रहा है। और इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका एब्सोल्युटली अहम बात है। थैंक यू सो मच सेनेटर शाहीन इंटरनेशनल अफेयर्स पे इनकी अहम नज़र। मलबा हम पे डाला जा रहा है, गलतियां किसी और की हैं। हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जो खित्ते की सूरत हाल है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे हो रहा है। पाकिस्तान ने पहले कई अरसे तक ये जंग लड़ी है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है कि अब वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।